कैसे हो दोस्तों आप सब। हमने अब तक क्लास वन कर ली है और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्लास वन में हमने क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हम बात कर रहे थे भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिषी, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हमने इसके ऊपर थोड़ा देखा था। हमने देखा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को हमने समझा था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चार्ट कैसे बनता है और भृगु नंदी नाड़ी में कैसे चार्ट हम बनाकर हम इसको स्टडी करते हैं वो हमने समझा था। दोनों के बीच का फ़र्क हमने समझा था कि कैसे होता है। हमने देखा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे लगन को हम कंसिडर करते हैं, एसेंडेंट को हम कंसिडर करते हैं, बट वी डोंट कंसिडर द एसेंडेंट्स और लगन इन द भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और फिर हमने देखे थे कि कौन से ग्रह होते हैं, कौन से प्लैनेट्स होते हैं और कौन सी राशियां या जोडिक साइंस होते हैं और कौन से जोडिक साइंस की कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं वो ओनर होते हैं, उन राशियों के स्वामी होते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 2 और इस क्लास 2 में अब हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ नक्षत्रों की, ग्रहों की, महादशा की। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे और इस चीज़ को समझ सकें। हाँ जी मित्रों, आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है ये है नक्षत्रों के नाम, कौन कौन से नक्षत्र किस ग्रह के अंदर आते हैं और कौन सा ग्रह जब दशाओं में चलता है तो उसका कितने साल का पीरियड होता है, ये चीज़ लिखा है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको बोलता भी जाऊँगा। आप अगर काउंटिंग देख रहे हैं तो ये 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है, 1 to 9 ये ग्रुप बना हुआ है। और इस ग्रुप को आप एज इट इज समझिएगा, यानी कि अगर अश्विनी मगर और मूला की बात और केतु की बात कर रहे हैं तो आप इसे 1 नंबर से रिलेट करेंगे, हमेशा इस चीज़ को ऐसे ही याद रखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग लिख लीजिए। मैं आपको पहली लाइन बोलने जा रहा हूं, आप इस तरह से नोट कीजिएगा, यहां से इस तरह से, फिर सेकंड रो में और फिर थर्ड रो में आप इस तरह से नोट करेंगे। फिर उसके आगे आप ग्रहों के नाम और फिर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये आप लिख लेंगे। ये देखिए, ये है मेरी पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है थर्ड रो, दैट इज द फोर्थ रो एंड दैट इज फिफ्थ रो। अब पहली रो का मैं बोलने जा रहा हूं 1 to 9, आप काउंटिंग लिख लीजिए। पहले रो में सबसे पहले है अश्विनी नक्षत्र, फिर है भरणी, उसके बाद कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। 8 नंबर पर आ रहा होगा पुष्य और 9th नंबर पर है अश्लेषा। मैं फिर से बोल देता हूं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। सेकंड रो में नोट कीजिए, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जिसने नोट नहीं किया या अगर कुछ रह गया हो तो आप नोट कर लीजिए। सेकंड रो का मैं फिर से बोल रहा हूँ, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब थर्ड रो में आएंगे। थर्ड रो में सबसे पहले नंबर पे लिखा है मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, सावन, इसे श्रवण मास भी कहते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और आखिरी है रेवती। देखिए मैं फिर से बोल देता हूं, मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और लास्ट में रेवती। फोर्थ रो में अब हम लिखेंगे ग्रहों का नाम। ये अब तक हमने जो लिखे 3 रो बनी और यहाँ पे 9 लाइन्स थी और रो बनी 3, 9 × 27 नक्षत्र होते हैं मित्रों।
27 नक्षत्र, लेकिन इनके अलावा एक नक्षत्र और आता है जिसे हम कहते हैं अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने इसे बाद में इजाद किया और उसे एक रख दिया। वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो एक अलग मैटर है कि अभिजीत नक्षत्र कहाँ से आया या इसे हमें क्यों लेना पड़ा। लेकिन आप माने मेन जो नक्षत्र है वो 27 है। एक और नक्षत्र है 28वां नक्षत्र होता है जो हम अलग से इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये नक्षत्र किन किन ग्रहों में पड़ते हैं? देखिए, जो पहली लाइन है अश्विनी मघा मूला, सबसे पहले लिखेंगे आप केतु। ये जो लाइन है अश्विनी मघा मूला, ये केतु के नक्षत्र है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में शुक्र, फिर थर्ड में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। फिर से देख लीजिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। आप ये देख रहे हैं जो लास्ट पॉइंट में लिखे हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये आते हैं बुध के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र कौन से हैं? राहु का देखिए आर्द्रा, स्वाति और जो सतविषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। अब आप देख रहे हैं फिफ्थ रो में मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 7, 26, 10, 7, 18, 16, 19 और 17, और यहां इनका टोटल होता है 120। देखिए, जब कोई जातक इस धरती पर जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके ऊपर ग्रहों की महादशा शुरू हो जाती है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट वी डोंट कंसिडर महादशा इन द भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन हमें इस चीज को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है ताकि हमें भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी काम आए। जब महादशा चलती है, अगर केतु की महादशा चलती है तो वो 7 साल का पीरियड लेता है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, सूर्य की 6 साल की, चंद्र की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल और बुध की 17 साल, और इनका टोटल होता है 120। तो कलयुग के मानव की जो उम्र निश्चित की गई थी वो 120 वर्ष निश्चित की गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है इंसानों की उम्र घट रही है, और आजकल जो एवरेज है वो लगभग 60 और 70 के आसपास रह गई है। तो ये थोड़ा मैंने आपको बताया, इस चीज को आप नोट कर लेंगे या याद रखेंगे तो ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाला है। चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे ग्रहों की कि कौन सा ग्रह किन कारकों का मालिक है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे राशियों की। अब हम बात करेंगे ग्रहों की और हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस चीजों को, किन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है, कौन से ग्रह की कौन कौन सी कारक वस्तुएं हैं या कारक चीजें हैं जिन पे उस ग्रह का पूरा आधिपत्य है, उसका पूरी ओनरशिप है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है सन। हिंदी में से कहते हैं सूर्य। मित्रों, आप सब जानते हैं ग्रहों की जो परिषद है, उस ग्रहों की परिषद में सूर्य को राजा का सम्मान प्राप्त है। सूर्य को राजा माना गया है ग्रहों की परिषद में, और बाकी सभी ग्रहों का अलग अलग दर्जा, वो जब हम उन्हें देखेंगे तो तब हम स्टडी करेंगे। तो सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य हमें क्या डिनोट करता है? सूर्य हमें डिनोट करता है किंग, क्योंकि सूर्य राजा है, इसलिए राजा का प्रतिनिधित्व जो है सूर्य करता है। देखिए, जहां पे राजशाही चलती है वहां का जो राजा होगा उस देश में वो सूर्य होगा। लेकिन जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में तो यहाँ तो राजा है नहीं कोई, तो यहाँ देखिए हमारा जो मेन मुखिया होता है, हमारा मेन मुखिया, जो सारी शक्तियां हमारे देश में वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य प्राइम मिनिस्टर को डिनोट करता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जैसे कि अमेरिका में सारी शक्तियां वहां के प्रेसिडेंट्स यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो अगर हम वहां के मुखिया की बात करेंगे तो सन अमेरिका के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंटशिप।
ये रिप्रेजेंट करेगा। सूर्य जो है आत्मा कारक ग्रह है, ये आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। हम सब जानते हैं सूर्य पिता भी होता है, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम पुत्र है, पुत्र भी सूर्य से ही देखते हैं। कैसे देखते हैं ये हम आगे स्टडी इस चीज में करेंगे। सूर्य हार्ट का कारक है, सूर्य बोन्स का कारक है, हार्ट बोन्स। अब आगे देखिए, सूर्य क्या है, रिस्पेक्ट, यानी कि किसी व्यक्ति का मान सम्मान उसके सूर्य से पता लगता है। उस आदमी को पद प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी, कैसे उसका पद रहेगा और समाज में कैसी उसकी प्रतिष्ठा होगी, लोग या सोसाइटी में वो किस तरह से जाना जाएगा, वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं, पद या प्रतिष्ठा। सरकार या सरकारी अधिकारी, ये भी सूर्य से ही देखा जाता है। जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की, जब हम कंट्री की बात करते हैं तो वहां के हम मुखिया को देखेंगे, लेकिन जब हम किसी राज्य की बात करेंगे, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो मुखिया है, जिसके बाद दिल्ली की सारी शक्तियां मौजूद है, तो वो है हमारे यहाँ का सीएम। तो जब हम राज्य की बात करेंगे तो जो सीएम होगा वो सूर्य के अंतर्गत आ जाएगा। जो लोटस का जो कलर होता है वो भी सूर्य द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, एक आग का गोला अगर हम इसे दर्जा दें तो दैट इज द फायर ऑफ बॉल, यानी कि सूर्य एक आग का गोला। देखो मित्रों, कहीं पे भी आग के गोले को आप जला के रख दीजिए, वो उसे आप कहीं भी रख दीजिए, जहां पर भी वो आग का गोला रखा होगा उतनी जगह को वो जला देगा। इस छोटे से लॉजिक को हमें समझना होगा जो आगे हमारे काम आएगा। तो यह हम सूर्य की बात कर रहे थे। तो सूर्य से आपने देखा कि सूर्य आत्मा, पिता, पुत्र, हार्ट, बोन, सरकार, सरकारी अधिकारी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, किंग, राजा, पीएम, प्रेसिडेंट, प्रतिष्ठा, पद, और ये सारी चीजें जो ज्वलनशील है, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो रुद्र रूप क्रूर ग्रह जो बन जाता है। यानी कि आप देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन पापी ग्रह नहीं है, लेकिन इसको क्रूर माना गया है, इसे क्रूर ग्रह का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ये राजा है और ये अपने आगे किसी की नहीं सुनना चाहता। तो जब हम बात करते हैं प्राइड की, गर्व की, या हम बात करते हैं घमंड की, तो वो भी हम किससे देखते हैं, वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। ये हमने बात की अब तक सूर्य की। अब सेकंड में सूर्य के बाद किसका नंबर आता है, सूर्य के बाद हम कंसीडर करते हैं मून, यानी कि चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा सबसे पहले समझ लीजिए ये एक फीमेल प्लेनेट है। चंद्रमा को ग्रह परिषद में क्वीन यानी रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा माता का कारक है, यानी कि मदर। चंद्रमा स्थिर प्लेनेट है, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मूवमेंट। आप कह सकते हैं चेंज ऑफ प्लेस, आप ट्रेवल या ट्रेवलिंग भी कह सकते हैं, ये भी मून से ही हम देखते हैं। मून क्या है, मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आर्ट्स, आर्ट वर्क, आर्ट। एक चीज और, मून हर रोज अपना जो है आकार बदलता है।
आज आप जिस मून को देखेंगे वो मून आपको कल नहीं दिखाई देगा, और जो आप कल देखेंगे वो मून आपको उसके नेक्स्ट डे आपको नहीं दिखाई देगा। टोटली मून चेंज होता है। यानी कि मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फ्रॉड, धोखेबाजी। चंद्रमा रात को निकलता है, जब रात होती है, और रात ही चोर लुटेरे जितने भी डाकू वगैरह होते हैं उन्हें रात का मौसम बहुत पसंद होता है। तो मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चोर और चोरी। मून चंद्रमा एक कफ कारक ग्रह है, यानी कि हमारी चेस्ट में जितनी भी कफ बनती है वो उसका एक कारक चंद्रमा भी होता है। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लेफ्ट आई। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट आई। और मैं शायद आपको बताना भूल गया, सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है राइट आई। हमारी जो राइट आई होती है वो सन की होती है, और हमारी जो लेफ्ट आई होती है वो मून के अंदर, चंद्रमा के अंदर आती है। एक चीज और मित्रों मैं आपको बता दूं, जो पुरुष होते हैं जैसे कि मैं हूं, तो मेरा जो राइट साइड का जो शरीर का आधा पार्ट है ये जो सन के अंतर्गत आता है, और जो मेरा शरीर का आधा पार्ट जो लेफ्ट साइड में है वो मून के अंतर्गत आता है। तो ये थी हमारी चंद्रमा की कारक वस्तुएं या इनके जो कारक गुण, कि कौन सा जो ग्रह है सूर्य या चंद्रमा वो किन किन चीजों का कारक ग्रह है, और हम इनसे किन किन चीजों को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। मंगल देवताओं की सेना का सेनापति था, यानी कि जब देवता और असुरों में संग्राम होता था तो सबसे पहले अपने शस्त्र पकड़कर जो सबसे पहले सेना में सबसे आगे जो खड़े होते थे वो होते थे मंगल देव। यानी कि मंगल साहस और बहादुर व्यक्ति का कारक ग्रह है। मंगल कौन है? सेनापति। मंगल से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी वाले या नेवी वगैरह या एयरफोर्स में जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उन सबको हम मार्स यानी कि मंगल से देखते हैं। हमारा जो छोटा भाई होता है वो भी मंगल से देखा जाता है, यंगर ब्रदर। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड जो बहता है वो भी मंगल का कारक है। मंगल तांबा धातु का भी कारक ग्रह है। भूमि या जो प्रॉपर्टीज होती है उसका कारक ग्रह भी मंगल ही होता है। मंगल एक मेल प्लैनेट है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब दो ग्रह किसी घर में बैठे होते हैं, मान लीजिए कि मंगल के साथ कोई भी दूसरा ग्रह बैठा है एनीवन, तो एक चीज देखा जाता है कि जब भी दो ग्रह एक घर में होते हैं तो उनमें आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लेकिन हमेशा जो विनर होता है वो मंगल ही होता है। यानी कि मंगल ऐसा ग्रह है जो किसी भी और दूसरे ग्रह से नहीं हारता। ये सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली ग्रह है।
जो बुलेट होती है, बंदूक की गोली, वो भी मंगल से ही देखी जाती है। जो भी हार्डनेस है किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, हार्डनेस या जो भी हार्ड चीजें होती हैं वो भी सब मंगल के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मंगल जो है किसी से भी नहीं डरता। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हम समय समय पर देखते रहेंगे कि और कौन से ग्रह में किन किन चीजों का जो कारक होता है। एक मैं और बता दूं, अगर जब भी मंगल अच्छा हो या बुरा हो तो मंगल जो है हनुमान जी का भी कारक ग्रह माना गया है। यानी कि अगर मंगल अच्छा करना हो, मंगल बुरा चल रहा हो, तब हनुमान जी की हम आराधना करते हैं तो मंगल हमारा शुभ हो जाता है और ये हमें शुभ फल देने लगता है। मंगल के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है मरकरी, यानी कि बुध। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि सूर्य मेल प्लेनेट है, मून फीमेल प्लेनेट है, मार्स यानी कि मंगल मेल प्लेनेट है, लेकिन बुध एक नपुंसक ग्रह है। यानी कि बुध अगर किसी मेल प्लेनेट के साथ बैठे तो ये फीमेल बन जाता है, और अगर किसी फीमेल प्लेनेट के साथ बैठे तो ये मेल बन जाता है। बुध हमारा व्यापार का कारक ग्रह है। बुध हमारी बुद्धि या बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है। बुध से हम एजुकेशन भी देखते हैं। जो यंगर सिस्टर्स होती हैं उसका कारक ग्रह भी बुध है, हम बुध से यंगर सिस्टर्स को भी देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो स्किन है उसका कारक ग्रह भी बुध है, और हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, वेन्स, उसका कारक ग्रह भी बुध ही है। बुध भगवान विष्णु के अवतार थे, तो लॉर्ड विष्णु भी जो है बुध द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बुध का जो अधिपत्य है वो जितना भी हरा रंग है, हरे रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, हरे रंग की जितने भी कपड़े हैं, हरे रंग के जितने भी फल हैं, हरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, उन सब का अधिपत्य जो है बुध के पास है। और जैसे कि मैंने बताया कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो जो हमारे समाज में जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, आपको पता होगा, या नपुंसक जो लोग होते हैं उनका जो मालिक है वो भी बुध होता है। यानी कि जो हिजड़े जो लोग होते हैं वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास थी वो हम यहीं तक रखेंगे, और बाकी के ग्रह और उसके बाद फिर जो राशियों के बारे में है उस पर हम जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप फिर भी कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नमस्कार।